13 जून 2025 की अलसुबह जब इसराइल ने अचानक बिना किसी बात के ईरान पर हमला किया और उसकी टॉप फौजी क़यादत और साइंटिस्ट सटीक निशाना लगाकर मार डाले। इस हमले का मकसद ही था ईरान की नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल को खत्म कर देना, क्योंकि ये काउंसिल ईरान के सुप्रीम लीडर यानी खामनेई के सबसे करीबी और बेहद भरोसेमंद लोगों से मिलकर बनती है। हालांकि इस हमले और इससे हुए नुकसान से गुस्साए ईरान ने इसराइल का वो हश्र किया, वो हाल किया था कि खुद इसराइल सहित दुनिया दंग रह गई थी। इस जंग के करीब 1.5 माह बाद अब ईरान के सुप्रीम लीडर, जिन्हें वहां रहबर कहा जाता है, उन्होंने अपनी नई सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर अपॉइंट कर दिए हैं। इनमें ईरान के सबसे ताकतवर 3 लोगों को चुना गया है जो इमाम खामनेई की तरफ से वोट डालने की ताकत रखते हैं। तो ईरान में नए सिरे से सत्ता के पुनर्गठन में ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामनेई ने अपने 3 सबसे करीबी को सिक्योरिटी काउंसिल में अपना प्रतिनिधि नियुक्त किया है। इनमें पहला नाम अली लारिजानी, दूसरा नाम अली शमखानी और तीसरा नाम अली अकबर अहमदियन का है। Aim right, achieve big. At KR Mangalam University, we provide you the platform to turn your dreams into reality. At KR Mangalam University. मीडिया रिपोर्ट बताती हैं कि ईरान में सत्ता का जो स्ट्रक्चर है उसमें नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल को सबसे अहम बॉडी माना जाता है। नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ही सभी बड़े फैसले लेती है। सिक्योरिटी काउंसिल के फैसलों पर सुप्रीम लीडर आखिरी मोहर लगाते हैं। ईरान ने जंग के बाद फिर सिक्योरिटी काउंसिल का पुनर्गठन किया है। ईरान में सिक्योरिटी काउंसिल में सुप्रीम लीडर की पैरवी से जिन लोगों की नियुक्ति होती है उन्हें ईरान में खामनेई का सबसे करीबी माना जाता है। अली लारिजानी, अली शमखानी और अहमदियन सुप्रीम लीडर की तरफ से सिक्योरिटी काउंसिल की बैठक में अब वोट किया करेंगे। उनका पक्ष रखने का हक इन्हें हासिल हो गया है। आपको बता दें कि अली लारिजानी पहले भी ईरान में सुप्रीम लीडर की तरफ से सिक्योरिटी काउंसिल के प्रतिनिधि रह चुके हैं। वो 2005 से 7 तक सेक्रेटरी थे। लारिजानी को एक फायर ब्रांड और शिद्दत पसंद लीडर माना जाता है। वो अब खामनेई की गुड बुक में हैं। ये अलग बात है कि पिछले कुछ सालों से वो साइडलाइन चल रहे थे, लेकिन 13 जून के इस्राएली हमले में सुप्रीम लीडर के कई पुराने वफादार मारे गए। इसके बाद ही खामनेई ने लारिजानी को आगे किया है। अगर बात अली शमखानी की करें तो इसराइल से जंग में शमखानी पर भी अटैक हुआ था। उनके मरने की भी खबर आ गई थी। हालांकि उन्होंने वीडियो जारी करके खुद के सही सलामत होने की बात कही थी। ईरान में वो एक सुधारवादी या तरक्की पसंद लीडर हैं और उनकी पहचान इस रूप में बनी हुई है। वो पहले भी सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी रह चुके हैं। एक दौर में वो ईरान के डिफेंस मिनिस्टर भी थे। ईरान की नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की लिस्ट में तीसरा नाम अली अकबर अहमदियन का है। वो भी सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट बताती है कि वो पर्दे के पीछे से चीज़ों को मैनेज करने में माहिर हैं। ईरान इराक जंग के दौरान ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी पासदारान इस्लाम के डिप्टी कमांडर भी वो रह चुके हैं। उन्हें लंबी जंग लड़ने का खासा तजुर्बा है। ईरान इराक जंग 8 साल तक चली थी। तो ईरान की नई नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल आगे आने वाले दिनों में इसराइल और अमेरिका के खिलाफ क्या बड़े फैसले लेती है, अब सबकी नज़र इस पर बनी हुई है। जानकार कहते हैं कि ईरान पहले भी और अब भी अंदर ही अंदर अपनी जंगी तैयारियों को अंजाम दे रहा है। कहा तो ये भी जाता है कि उसने रूस और चीन को एयरबेस बनाने के लिए ज़मीन देने का फैसला किया है ताकि वो ईरान से पूरे मिडिल ईस्ट पर निगाह रख सकें। मध्य पूर्व में तनाव के बीच एक बार फिर रूस का भारी भरकम सैन्य कार्गो ईरान की राजधानी तेहरान में उतरा है। यह वही इल्यूशन सेकंड 76 विमान है जो बड़े हथियारों और संवेदनशील सैन्य उपकरणों की ट्रांसपोर्ट में इस्तेमाल होता है। रिपोर्ट्स बताती हैं कि ये 5वां मौका है जब रूस का ये विमान ईरान में लैंड कर चुका है, वो भी तब
जब ईरान इसराइल युद्ध के बाद हालात पहले से ही भड़के हुए हैं। 6 अगस्त को सामने आई इस लैंडिंग ने कई सवाल खड़े कर दिए। क्या रूस ईरान को गुपचुप हथियार या न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी सप्लाई कर रहा है? पहले भी 11 जुलाई को ऐसी ही एक फ्लाइट की रिपोर्ट्स आई थी जब एक और रूसी एयरलिफ्टर तेहरान पहुंचा था। उस वक्त भी हथियारों की डिलीवरी की अटकलें तेज हो चुकी थी। अब इस नई लैंडिंग के साथ ही एक और बड़ा खुलासा जुड़ गया है। एक रिपोर्ट के अनुसार ईरान के कुछ वैज्ञानिकों ने अगस्त 2024 में गुपचुप रूस का दौरा किया था। ये जानकारी आई है प्रतिष्ठित अखबार फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट में। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि ईरानी न्यूक्लियर फिजिसिस्ट अली कालवंद की अगुवाई में 5 वैज्ञानिकों का एक डेलीगेशन रूस पहुंचा था। उनका मकसद था ड्यूअल यूज टेक्नोलॉजी यानी ऐसे उपकरण या तकनीकी जो दिखने में तो वैज्ञानिक प्रयोग के लिए हो, लेकिन असल में उनका इस्तेमाल न्यूक्लियर हथियारों के निर्माण में भी किया जा सकता हो। रिपोर्ट्स के अनुसार ईरानी वैज्ञानिकों ने रूस में ट्रिटियम जैसे तत्वों के बारे में जानकारी ली। Aim right, achieve big. At KR Mangalam University, we provide you the platform to turn your dreams into reality. At KR Mangalam University. जो न्यूक्लियर बम की क्षमता को कई गुना बढ़ा सकते हैं। हालांकि ये साफ नहीं है कि ईरान को ये सामग्री मिली या नहीं, लेकिन इतना तय है कि ये दौरा अंतर्राष्ट्रीय नॉन प्रोलिफरेशन नियमों पर बड़ा सवाल बनकर खड़ा हो गया है। इधर रूस ने 6 अगस्त को एक बयान में ईरान पर हो रहे संभावित हमलों को लेकर चिंता जताई है। रूसी विदेशी मंत्रालय की प्रवक्ता मारिया ज़खारोवा ने कहा कि ईरान को उसके परमाणु प्रतिष्ठानों पर नए मिसाइल और बम हमले की नियमित धमकियां गंभीर चिंता का विषय हैं। ऐसे बयानों की निंदनीयता इस तथ्य से और बढ़ जाती है कि ये परमाणु हथियारों के अप्रसार के प्रति काल्पनिक चिंता की आड़ में दिए जाते हैं। रूस ने यह भी कहा कि ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम पर बातचीत के जरिए समाधान निकाला जा सकता है, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और है। याद दिला दें कि इसी साल जून की शुरुआत में इसराइल ने ईरान की प्रमुख न्यूक्लियर फैसिलिटीज पर हमला किया था, जिसके बाद अमेरिका ने भी बंकर बस्टर हथियारों से ईरान पर स्ट्राइक की। अमेरिका का दावा था कि इससे ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम तबाह हो चुका है, लेकिन ईरान का कहना था कि उनका कार्यक्रम पूरी तरह खत्म नहीं हुआ, ये सिर्फ एक अस्थायी रुकावट है। अब ऐसे में जब रूसी सैन्य विमान लगातार तेहरान पहुंच रहे हों और ईरानी वैज्ञानिक रूस की लैब्स में देखे जा रहे हों, तो सवाल खड़ा होता है कि क्या रूस ईरान को हथियार या न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी की सीक्रेट डिलीवर कर रहा है, या फिर एक नई स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप की शुरुआत है जो पश्चिमी देशों के लिए एक बड़ी चुनौती बन सकती है। अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन इन फ्लाइट्स और मीटिंग्स पर अब पूरी दुनिया की नजर है। इस पर अपडेट के लिए अभी सब्सक्राइब करें लाइव हिंदुस्तान को।